और बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस संघर्ष को लेकर दुनिया भर में नई चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दावों में कहा जा रहा है कि चीन ईरान को सैन्य सहायता पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा इस बात की भी है कि चीन और ईरान के बीच रणनीतिक सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में संभावित रेल कॉरिडोर, कार्गो सप्लाई और विशेष उड़ानों का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट का ये तनाव सिर्फ ईरान, इजरायल और अमेरिका तक सीमित रहेगा या इसमें बड़ी वैश्विक शक्तियों की भूमिका और बढ़ सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर वॉशिंगटन, तेल अवीव, तेहरान और बीजिंग पर टिकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इन देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं ही तय करेंगी कि मामला सिर्फ कूटनीतिक तनाव है या क्षेत्रीय संघर्ष से आगे बढ़ने वाला कोई बड़ा भू राजनीतिक मोड़। तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है क्या वो खत्म हो पाती है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगातार उकसावे की कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में एक फैसला ले पाना मुश्किल है कि आगे अमेरिका और ईरान की जो ये बातचीत है, ये जो चर्चा है, या फिर यूं कहिए जो यहाँ पर वार चल रहे हैं दोनों देशों के बीच, ये कब तक खत्म होंगे, रुकेंगे, और क्या शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े, विदेश मामलों के जानकार है, मनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए, भू राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, ऐसे में देवनाथ सर समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बात बनती हुई नजर आ रही है, कुछ अच्छे रास्ते निकलते दिखाई दे रहे हैं, वहीं अगर एक तरह से युद्ध की शुरुआत फिर से अगर हो गई है ईरान की तरफ से जिसे कहा जा रहा है, तो क्या माना जाए अभी किस पटरी पर ये पूरी वार्ता रहेगी? क्या कुछ शांतिपूर्ण रास्ता निकलेगा या फिर असमंजस की स्थिति बनी हुई है? शांतिपूर्ण रास्ता निकलेगा, इसके लिए पृष्ठभूमि में काम चल रहा है। दोनों ही सरकारें जो हैं अपनी तरफ से सतही तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और वो झुकेंगी नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ईरान बहुत जल्दी झुकने वाला है, बातचीत जारी है, जबकि ईरान बार बार यह दावा कर रहा है कि बातचीत के लिए वह तभी तैयार होगा जब अमेरिका पहले अपनी तरफ से नरमी दिखाए। अब ये जो हमले होते हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य अब यह हो गया है कि एक दूसरे को छोटे छोटे हमले करके यह दिखाते रहो कि हमारा अपर हैंड है, हम हार नहीं रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हम असीमित समय तक इस युद्ध को लड़ सकते हैं। इसीलिए भला यही है कि दूसरा पक्ष बातचीत के लिए नरम होकर सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। आमतौर पर ऐसा हमेशा होता रहा है। दूसरे जो युद्ध लड़े हैं, अफगानिस्तान के समय भी जब कतार में बातचीत लगी होती थी, लंबे समय तक बातचीत होती थी और कई बार देखा गया था कि बातचीत के समय अमेरिका भी अफगानिस्तान में हमले बढ़ा देता था और तालिबान भी बातचीत के समय अमेरिकन ट्रुप पर हमले बढ़ा देता था। तो ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आप बात करें तो आपकी मूंछें पहले ऊपर करें फिर बात करें। जी बिल्कुल, और आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हैनिटी का बड़ा सवाल। नेतन्याहू बोले, मैं बहुत सकारात्मक हूं, मेरे लोगों का जोश और बहादुरी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे पर टीवी इंटरव्यू में तीखी चर्चा हुई है। तो हैनिटी नेतन्याहू बातचीत ने बढ़ाई है मिडिल ईस्ट की बहस, और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हैनिटी का एक बड़ा सवाल सामने आया है। नेतन्याहू बोले कि बहुत ही ज्यादा सकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ। But look, I'm a lot more optimistic because I see the spirit of our people. They're so brave. They're so brave. They're brave. Our soldiers are.
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सेंटकॉम ने आईआरजीसी के 3 दावों को झूठा बता दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, सेंटकॉम ने आईआरजीसी के 3 दावों को झूठा बताया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी दावे खारिज किए गए हैं। अमेरिकी F-35 नष्ट होने का दावा गलत है। सेंटकॉम का कहना है कोई अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अमेरिकी युद्धपोत और विमान अब भी नाकेबंदी लागू कर रहे हैं। तो सेंटकॉम की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और ऐसे में हर दावे को खारिज करता हुआ यहाँ पर सेंटकॉम दिखाई दे रहा है। अमेरिकी F-35 नष्ट होने का दावा भी गलत है। और ऐसे में अजिताभ सर, आपसे हम समझना चाहेंगे इस वक्त जो पूरा माहौल बना हुआ है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। सेंटकॉम ने हालांकि इसको लेकर अपना जवाब भी दे दिया है कि अमेरिकी F-35 नष्ट नहीं हुआ है, ये दावा गलत है और किसी भी तरह से अमेरिकी युद्धपोत और विमानों को नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है, एक दूसरे के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश तो है ही, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू और हैनिटी का जो पूरा मामला चल रहा है, इसको भी कैसे देखा जाए? देखिए, ये दिखाने के लिए ऑप्टिक्स अलग होता है, नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश होती है। ये जो अभी जैसे दावों की जो आपने बात कही, तो ईरान तो ये क्लेम कर रहा है कि उसने 3 F-35 जो अमेरिका के सुपर जेट फाइटर्स कह लीजिए हैं, उसको मार गिराया है जॉर्डन में जो इसने अटैक किया था। हालांकि सेंट्रल कमांड इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डैमेज हुआ होगा और ऑब्वियसली ये रिएक्शन में हुआ, क्योंकि ईरान के अटैक से पहले अमेरिका ने उस पर अटैक किया और शुरुआत तो इनफैक्ट ईरान ने ही की, जो अभी लेटेस्ट राउंड की है। तो ये दावे चलते रह रहे हैं। लेकिन इस बीच जो नेतन्याहू की आपने बात की, तो नेतन्याहू भी जिस लक्ष्य के साथ अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में उनकी मीटिंग हुई थी, उन सारे लक्ष्यों में उनको सफलता मिली ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो पिछले बीती रात एक डेवलपमेंट हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप अब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि गजा में एक तरह से इजराइल विड्रॉ करेगा, वहां से डिसआर्मामेंट होगा, हमास को भी डिसआर्म किया जाएगा और इजराइल वहां से विड्रॉ होगा। ये फेजेस में ग्रेजुअल ये होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है डिसआर्मामेंट का अगर गजा में होता है। और राष्ट्रपति ट्रंप खुद क्लेम कर रहे हैं कि ये एग्रीमेंट हो गया है। इसमें तुर्की, कतर और इजिप्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है, यूएई का भी हेल्प हुआ है। और अगर ये डिसआर्मामेंट होता है तो वहां इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो बात है, जो बोर्ड ऑफ पीस के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस फोर्स बनेगा, तो उसके गठन की भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इजराइल कहीं ना कहीं इसमें कंप्रोमाइज करता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से गजा में उसने 70% एरिया को कब्जा कर रखा था और अभी भी लगातार अटैक करता रहा है, तो उस दिशा में एक ये बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है। और इससे कहीं ना कहीं ईरान को या हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें भी हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगी उसको रिजॉल्व करने में। जी बिल्कुल। और ऐसे में मनोज जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से पूरे हालात बने हुए हैं, ऐसे में दावे तो दोनों देशों की तरफ से हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या कुछ शांति की वार्ता होती हुई भी दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस तरह के दावे हैं वैसे हालात फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो लगा था कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ ये दिखाने की कोशिश की हमें सुपीरियर है। तो अभी के जिस तरह से अभी वॉर का जो है इंटेंसिटी है वो बढ़ रहा है और ये दुर्भाग्य की बात ये है कि ये इसका एक्सपेंशन जो हो रहा है, जिस तरह से सऊदी अरब किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व हो गया है हुतीस के खिलाफ। अब ये कहा जा रहा है कि हम लोग टीम बनाएंगे ताकि रेड सी में जो है हुतीस का दबदबा ना हो जाए, वहाँ पे क्लोज ना कर दे। तो सऊदी अरब इस पे भी वो ध्यान दे रही है। और हम लोग देख ही रहे हैं कि इजराइल जो जिस तरह से नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया कि हमारे सोल्जर्स हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, बहादुर हैं, वो और लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इजराइल जो है किसी न किसी रूप में ऐसा लग रहा है कि सक्सेस हो रहा है। जिस तरह से वार का जो एरिया है वो स्प्रेड हो रहा है। और रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप से भी नेतन्याहू का वार्ता हुआ था, तो इसी को लेकर के हुआ वो किस तरह से जो है और वार को जो है एक्सपेंशन किया जाए। तो अब ये देखना है कि चूंकि अब रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ी है, इंटेंसिटी बढ़ा है। ईरान ने बोला है कि अमेरिका अब रेजिडेंशियल एरिया में भी हमला कर रहा है। पहले नॉर्मली वो ब्रिजेस पे ज़्यादा करते थे, लेकिन अब जब रेजिडेंशियल एरिया में जब होगा तो स्वाभाविक है कि इसमें लॉस होगा और इससे जो है ईरान पे भी दबाव बढ़ेगा। नॉर्मली हम लोग देख ही रहे हैं कि ईरान जो है जिस तरह से ईरान का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ईरान ऑलवेज रेडी है कि किसी न किसी रूप से टॉक हो।
लेकिन चूंकि ये टॉक जो है ये अमेरिका डिक्टेट करता है कि कब होगा कब नहीं होगा, तो अब अमेरिका के रुख पे देखा जाएगा कि वो किस तरह से जो है वो इस टॉक को आगे बढ़ाता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड टर्म का जो टेन्योर रहा है उसमें अनप्रेडिक्टेबल रहा है, हर 5-6 घंटे में उनका स्टेटमेंट चेंज होते रहता है। तो अभी बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि आने वाले समय में क्या कुछ शांति जी हम लोग देख सकते हैं या बिल्कुल, टॉक देख यानी कि सकते हैं। शांति वहीं की उम्मीदें कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है दोनों देशों के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राजनीति में मिडिल ईस्ट विवाद की एंट्री हो गई है। तो यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्ट का जो विवाद है वो एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू का NYC मेयर उम्मीदवार पर बड़ा हमला। तो जोरान ममदानी ईरान, हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, ये नेतन्याहू का कहना है। एक टीवी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। Who's he supporting? Hamas. Who's he supporting? Hezbollah. You know, what moral, what kind of cynicism, what kind of absurdity is this? I mean, it's just a complete upturning of morality. तो नेतन्याहू के बड़े दावे दिखाई दे रहे हैं देवनाथ सर, और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि मिडिल ईस्ट की एंट्री इस पूरे मामले को और गंभीर बना रही है। यानी कि अभी तो अमेरिका और ईरान के बीच जो बातें चल रही थी वही उलझी हुई थी, लेकिन ऐसे में मिडिल ईस्ट की भूमिका जिस तरह से दिखाई दे रही है, अब क्या लग रहा है, क्या कुछ हालात बनेंगे भविष्य में? ये तो जी मिडिल ईस्ट के जो अलग अलग देश हैं उनका रवैया थोड़ा अलग अलग रहा है। बीच में जैसे ऐसी खबर आई कि ईरान ने शायद मिस्र पे भी हमला किया है। मिस्र तो हमेशा से ही इजराइल का पार्टनर रहा है। 1978 में मिस्र ने इजराइल के साथ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन किया था। लेकिन जब हमें पता लगा कि मिस्र पर हमला किया है तो थोड़ा अजीब इसलिए लगा क्योंकि मिस्र से कोई भी यूएस एयरफोर्स का जहाज टेक ऑफ करने के बाद ईरान पर हमला नहीं कर रहा है, और मिस्र इतना दूर है, भूमध्य सागर में है, सुएज कैनाल क्रॉस करके मिस्र से अमेरिका की नेवी भी कोई ईरान तक आके ऑपरेट नहीं कर सकती है। तो ऐसे में ईरान ने क्यों मिस्र के खिलाफ एक रुख अख्तियार किया, ये देखना पड़ेगा। दूसरे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन ने हमेशा एक न्यूट्रल रखने की कोशिश की है अपने को। उसने कभी भी डायरेक्ट कोई हमला ईरान पर नहीं किया है, लेकिन जॉर्डन ने फुल फ्लेज सपोर्ट दी है अमेरिका की एयरफोर्स और अमेरिका की आर्मी को अपने यहाँ पर बेसिस से ऑपरेट करने की। जब भी ईरान से इजराइल की तरफ कोई ड्रोन या मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं तो ज्यादातर जॉर्डन में बेस्ड यूएस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और ईरानियन ड्रोन या ईरानियन मिसाइल को जॉर्डन के आसमान में ही शूट डाउन कर देते हैं, इससे पहले कि वो इजराइल तक जाके पहुंचे। तो मिडिल ईस्ट की भूमिका आस्ते आस्ते थोड़ा धूमिल भी हो रही है। तुर्की का रुख अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तुर्की ने खुलेआम तो इजराइल का विरोध नहीं किया है, लेकिन छोटे छोटे कदम लिए हैं तुर्की ने। तुर्की ने इजराइल के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, तुर्की ने इजराइल के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगाने की कोशिश की। जो इजराइल के शिप्स हैं उनको तुर्की अपने बंदरगाहों में नहीं आने देता है, लेकिन ये शायद इंटरनल डोमेस्टिक दिखावा ज्यादा है। एर्दोगान जो है वो चाहते हैं कि उनके देश के जो आम आवाम है वो चाहते हैं कि एर्दोगान इजराइल के खिलाफ एक हार्ड स्टैंड लें। तो शायद अपने जो वोटर बेस है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। तुर्की तो नेटो का मेंबर है, तुर्की यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर बनना चाहता है। तो तुर्की मजबूरी में, एर्दोगान की बात कर रहा हूँ, वो कोई ऐसा कदम भी नहीं ले सकते जिससे कि उनके यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के चांसेस हैं वो गड़बड़ा जाएं। अब तो अमेरिका ने F-35 का रसगुल्ला भी सामने रख दिया है। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बहरीन में अमेरिका एयरबेस पर ईरान का बड़ा दावा। तो बहरीन से खबर जहां पर अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का बड़ा दावा हो रहा है। शेख ईसा एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है।
पावर जनरेटर और नेविगेशन सिस्टम पर हमले का दावा किया जा रहा है। सपोर्ट बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। ईरानी सेना ने अटैक ड्रोन ऑपरेशन का दावा किया। अमेरिका और बहरीन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो अजिताभ सर, ऐसे दावे होते रहेंगे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारा वर्चस्व कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ईरान ने तो क्लेम किया है कि 3 देशों में उसने अटैक किया है। बहरीन पे भी उसका क्लेम है, कुवैत पे ऑब्वियसली क्लेम है और जॉर्डन पे है। तो ये क्लेम और काउंटर क्लेम चलता रहेगा। लेकिन इस बीच ये राहत है कि कल रात में कोई अभी तक अटैक की लेटेस्ट खबरें नहीं आई है। लेकिन गीतू जी, एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुआ है। जो बाब अल मंदेब में हूती ने अभी बंदी लगाई थी एक तरह से, खास करके सऊदी के शिप्स को नाकाबंदी कर दी थी ना आने जाने की। उससे यूरोप का ट्रेड प्रभावित हो रहा था और वहां का जो ऑयल एंड गैस सप्लाई प्रभावित हो रहा था। उस मामले में कल एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि 14 देशों ने मिलके एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंसिव अलायंस बनाया है